हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, यानी कि आप सभी का मास्टरमाइंड में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री और क्लास 11th के केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आप कह सकते हैं ना जी, ठीक है। और इसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। हमने आपका 2 वीडियो बना चुका है इस चैप्टर से। मैंने 2 वीडियो बना दिया है। इस चैप्टर से हमने 2 वीडियो को बना दिया है, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। और आज ये आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। क्या होने वाला है? लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है ना। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट, एकदम गर्दा एकदम उड़ा देंगे आज, ठीक है। और आज ज़्यादा हम थ्योरी करवाएंगे, ओके। थ्योरी करवाएंगे आज और समझाएंगे, ओके। चलिए, है ना दोस्तों। देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक कहता क्या है। कहता है कि रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए, अब आपने पहला लेक्चर और 2 लेक्चर में समझ लिया है, तो कुछ अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड ये भी जरूरी है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड ये भी जरूरी है। कहता क्या है कि रासायनिक संयोजन, क्या कह रहा है? रासायनिक संयोजन का नियम। किसका नियम मेरे भाई? रासायनिक संयोजन का नियम। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहोगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देख रहे हो इंग्लिश का नाम क्या है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, ओके। कॉम्बिनेशन, ओके, सही है। चलिए, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम, ओके। देखिए, आप इसका परिभाषा लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या लिखिएगा? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न होने के लिए वो जिस नियम का पालन करता है, क्या करता है? वो जिस नियम का पालन करता है उन नियम को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। यानी रासायनिक संयोजन के लिए, रासायनिक संयोजन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रिएक्शन करने के लिए हमें जो नियम का आवश्यकता पड़ता है, उसी को हम लोग रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं, ओके। तो क्या आप सब क्लियर हैं? चलिए, सभी को क्लियर है? चलिए देखिए मेरे फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हमें पढ़ना है कि रासायनिक संयोजन, ठीक है। जो रासायनिक संयोग जो है, जिसका अभी मैंने परिभाषा लिखवाया और समझाया। तो जो रासायनिक संयोग जो है उसके 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं, जो निम्न है। क्या है? जो निम्न है। पहला देखो, पहला क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है मेरे भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आप इसे कह सकते हो द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ठीक है। दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहो या निश्चित अनुपात का नियम कहो, बात बराबर है, ओके। क्लियर है? चलिए, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। क्या है? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, चौथा नंबर है, क्या है चौथा नंबर? चौथा नंबर क्या है मेरे भाई? चौथा नंबर है गैलुसैक का नियम। क्या है? गैलुसैक का नियम। चौथा नंबर है गैलुसैक का नियम, ओके। चलिए, 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर एकदम ध्यान से देखोगे, यहाँ ध्यान से आप सब देखिएगा। क्या है? एक बार बता देंगे पढ़ के। आवोगैड्रो का नियम। किसका नियम? आवोगैड्रो का नियम। ये 5 नियम होता है, और इन 5 नियम की जानकारी मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। तो क्या आप सब रेडी हैं? एक बार कमेंट बॉक्स भर करके बता दीजिए कि हाँ, हम रेडी हैं।
चलिए फिर से पढ़िए। तो पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आप इसे क्या कह सकते हो? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ये नियम हमने क्लास 9th में आपको बताया था, ठीक है। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा क्या है बता दीजिए? गैलुसैक। किसका? गैलुसैक का नियम। किसका नियम? गैलुसैक का नियम। और है आवोगेड्रो का नियम। किसका नियम? आवोगेड्रो का नियम। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, है ना मेरे भाई। चलो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आप इसे कह सकते हो पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पदार्थ की अविनाशिता का नियम यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। पदार्थ मतलब द्रव्य होता है, तो समझ गए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम। कह सकते हो कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? यदि आपसे कोई पूछता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है इसको भैया इंग्लिश में बताना, तो क्या कहोगे? इसका इंग्लिश नेम बताना, तो क्या कहोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, परिभाषा समझते हैं एकदम आराम से। ओके, देखिए कहता क्या है कि सन 1700 कब, कौन सा ईस्वी में? 1700 कौन सा ईस्वी में? एक बार बता देंगे। 1789 ईस्वी में। किसमें? सन 1789 ईस्वी में लेवोजियर नामक, लेवोजियर यानी कि एंटोनी लेवोजियर को समझिए आप। ओके, किसको समझिएगा आप मेरे भाई? आप समझिएगा एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर नामक रसायनज्ञ। ये जो रसायन यज्ञ यानी कि रसायन के पिता जो हैं वो एंटोनी लेवोजियर ही हैं। ठीक है, रसायनज्ञ ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया। क्या किया इन्होंने? 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में इन्होंने सिद्ध किया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या है, इन्होंने सिद्ध किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने क्या पता किया? इन्होंने ये पता किया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। यानी कि द्रव्य को ना तो आप खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। ओके, देखिए अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, क्या है मेरे भाई? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भाग लेने वाले पदार्थ के। किसके? जो भाग लिया है पदार्थ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है पदार्थ, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। किसका बराबर होता है? द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ। हमने क्या किया? माना एक रासायनिक अभिक्रिया लिया। मैंने क्या लिया? एक रासायनिक अभिक्रिया को लिया। एक रासायनिक अभिक्रिया A प्लस बी रिएक्शन करके C प्लस डी बनाया। क्या बनाया? A प्लस बी जो है ये रिएक्शन करके C प्लस डी का निर्माण किया। ठीक है, यानी जब इसका द्रव्यमान चेक करें, A का, B का, C का, D का, इन चारों का द्रव्यमान चेक करें तो हमको पता चला A का द्रव्यमान WA, B का द्रव्यमान WB, C का द्रव्यमान WC, D का द्रव्यमान WD है। ठीक है, इसीलिए नियमानुसार A प्लस WB बराबर क्या हो जाएगा? WC प्लस WD। इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान बराबर होता है। ये किसने बताया? एंटोनी लेवोजियर साहब ने बताया। अब फिर इस नियम को सिद्ध किया गया, दोबारा सिद्ध किया गया। किसने सिद्ध किया मेरे भाई? ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। ओके, ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। किसका प्रयोग है मेरे भाई? एक बार बता देंगे। लैंडोल्ट का प्रयोग। ठीक है, लैंडोल्ट का प्रयोग। ठीक है, लैंडोल्ट का प्रयोग इन्होंने, लैंडोल्ट साहब जो थे इन्होंने भी सिद्ध किया। और जो एंटोनी लेवोजियर साहब जो थे
इनका कथन सही था और इन्होंने सिद्ध करके दोबारा बताया। ठीक है, देखिए क्या क्या सिद्ध किया था, इसको समझना एकदम वेरी अर्जेंट है। चलिए देखिए, है ना, इसको एकदम आसान से समझते हैं। लेंडोल्ट का प्रयोग जो है इसको एकदम आसान से समझते हैं। उन्होंने क्या लिया, 2 बोतल लिया। क्या लिया, एच के आकार का उन्होंने 2 बोतल लिया। इसको आप कह सकते हो एच का आकार कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो लेंडोल्ट ट्यून। ठीक है, क्या कह सकते हो, लेंडोल्ट ट्यून कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लेंडोल्ट ट्यून कह सकते हो, या आप इसको एच का आकार कह सकते हैं। चलिए हम समझते हैं ना। लेंडोल्ट ने क्या लिया, 2 एच के आकार का उन्होंने क्या लिया, एक डब्बा लिया या कुछ बॉक्स लिया। ठीक है, क्या लिया उन्होंने, एक पात्र लिया, मान लो पात्र लिया। अब उन्होंने क्या किया, एक पात्र में उन्होंने AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को बंद कर दिया। उसमें सिल्वर नाइट्रेट को उन्होंने डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AQ। और दूसरे पात्र में उन्होंने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को डाल दिया, सोडियम क्लोराइड यानी AQ। ठीक है, इसको उन्होंने इसमें डाल दिया और दोनों को, इसका मुंह जो है इसका बंद कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, यहाँ देखो ये बंद कर दिया। ठीक है, अब बंद कर दिया, यहाँ से एक पाइप जोड़ दिया दोनों में। क्या किया, यहाँ एक पाइप जोड़ दिया। अब जब अभी क्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, तो क्या पता चला कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl यानी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया, यानी एक उत्पाद का निर्माण किया, जिस उत्पाद का नाम है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम। क्या है, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या है, सोडियम नाइट्रेट। जब इन्होंने रिएक्शन किया तब क्या पता चला, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट निकला। अब देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AQ है। सोडियम क्लोराइड क्या है, AQ है। यहाँ पे क्या है, ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए, सोडियम नाइट्रेट जो है ये क्या है मेरे भाई, AQ है। अब देखो उन्होंने क्या किया, जब रिएक्शन हो गया तब उन्होंने क्या किया, इन दोनों पात्र को ऐसे ऐसे कर करके सब जगह मिलाया। क्या किया, मिलाया। ठीक है, और जब उन्होंने अभिक्रिया से पहले, जब अभिक्रिया नहीं किए थे, क्या किए थे, जब उन्होंने अभिक्रिया नहीं किया था तो इन दोनों का जब द्रव्यमान चेक किया तो WR आया। क्या आया, WR आया। जब इन दोनों का द्रव्यमान चेक किया तो क्या आया मेरे भाई, WR आया। इसके बाद जब अभिक्रिया हो गया उसके बाद द्रव्यमान नापा तो WP आया। ठीक है, क्या आया, WP आया, यानी कि जो हिला के रिएक्शन किया ना तो उसके पश्चात क्या आया, यानी उत्पाद निकला तो क्या आया, उसका द्रव्यमान क्या आया मेरे भाई, अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान क्या आया, WP आया। इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम निकलता है कि WR बराबर WP, यानी कि जो शुरुआत में यानी कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उतना सेम अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान आया। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है WP। ओके, सभी को क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि जो एंटोनी लेवोजियस साहब जो थे, इन्होंने जो बताया था वो प्रूव्ड करके इन्होंने दिखा दिया। कौन दिखाए, लेंडोल्ट साहब ने दिखाया। ये आप याद रखना, ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ओके, सभी को क्लियर है, चलिए देखते हैं ना। चलिए अब यहाँ लिखिए, है ना, क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के पुष्टि के लिए, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है इसकी पुष्टि के लिए क्या करते हैं हम, लेंडोल्ट का प्रयोग साबित हुआ। ठीक है, लेंडोल्ट का प्रयोग साबित हुआ, लेंडोल्ट का प्रयोग साबित हुआ। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग दूसरा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा यानी कि स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है ना मेरे भाई, स्थिर अनुपात का नियम। इसको आप इंग्लिश में क्या कहिएगा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट। क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपरेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, इसको आप याद रखना। और ये स्थिर अनुपात का खोज किसने किया है, जॉर्ज प्राउस ने। ठीक है, जॉर्ज प्राउस ने, किसने, जॉर्ज
प्राउस ने कब किया? 1799 में किया। कब किया इन्होंने? जॉर्ज प्राउस ने 1799 में किया। तो सभी को क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आप सबको क्लियर होगा। चलो इसको हम परिभाषा से समझते हैं। क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। उनके तत्वों में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त करते हैं। चाहे हम उन्हें किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो सभी को क्लियर है? चलिए उदाहरण से समझ जाओगे। जैसे कि देखो, जल यानी कि H2O में H अनुपात यानी हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का होगा। तो ठीक है, जल जो है वो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन के रूप में रहता है। तो जब इसका द्रव्यमान के अनुसार हम इसका अनुपात लेते हैं तो क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन के वो है भैया, दूगो है, हाइड्रोजन दूगो है। ठीक है, हाइड्रोजन के वो है, हाइड्रोजन दूगो है। तो हाइड्रोजन दूगो है यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 लिख दिया मैंने। अब 16 2 अनुपात क्या आ गया? 16। अब दोनों को काटिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1:8। तो यानी कि इससे यह साबित होता है, इससे पता हमें ये चलता है कि कितना भी पानी हो, 10 लीटर हो या 5 लीटर हो या 20 लीटर हो, उसमें 1 भाग उसमें हाइड्रोजन का होता है और 8 भाग ऑक्सीजन का होता है। कितना भी पानी हो, समुद्र ही क्यों ना हो, उसमें क्या होता है? 1 भाग हाइड्रोजन का होता है और 8 भाग ऑक्सीजन का होता है। तो सभी को क्लियर है? चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है जल में H अनुपात O का अनुपात 1:8 होता है। उसमें क्या होता है? 1:8 होता है, अर्थात आप कह सकते हो स्थिर होता है। क्या होता है? एकदम स्थिर यानी कि निश्चित होता है। क्लियर है? देखिए, चाहे इसे किसी स्रोत या विधि से प्राप्त करते हैं हम, चाहे हम इसे कोई भी स्रोत हो, कोई भी विधि हो, इससे प्राप्त किया जा सकता है। ओके, चलिए वो मैंने अभी जो परिभाषा लिखवाया, यदि उस परिभाषा से नहीं समझ में आया है तो इस परिभाषा को देखकर आप समझ जाओगे। क्या कहता है कि किसी यौगिक में, ठीक है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। कोई भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? हमेशा समान होता है, हमेशा एकदम समान होता है, एक निश्चितता पे होता है। ठीक है, देखिए समान मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। उदाहरण लेके समझा दूं। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कोई भी विधि या आप स्रोत कह सकते हो, उससे जब हम प्राप्त करते हैं तो उसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन सदैव 3:8 के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? 3:8 के रूप में रहता है। कैसे रहता है यहाँ पे देख के समझ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड है ना भैया, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है मेरे दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे देखो C/O, यहाँ पे मैंने लिख दिया C/O। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, लिख दिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और यहाँ ऑक्सीजन के गो है 2, यानी 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। तो क्या आ गया? 12 अनुपात क्या आ गया? 32। और काटिएगा तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का काटिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा? 6:16 हो जाएगा। अब इन दोनों का काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 3:8 आएगा। यानी कि कार्बन एक निश्चित अनुपात में कैसा रहता है? कार्बन तथा ऑक्सीजन सदैव 3:8 के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? 3:8 के रूप में रहते हैं। तो क्लियर है स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है आप सभी को? स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम क्लियर है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ कांस्टेंट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि तीसरे नियम गुणित अनुपात का नियम के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, चलिए देखिए तीसरा नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम है। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन। और इस नियम को किसने दिया? गुणित अनुपात का जो नियम जो है इसको किसने दिया? इसको देने वाले थे जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा कि गुणित अनुपात जो है इसका नियम किसने दिया था, तो साफ साफ बताइएगा जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 में दिया था। 1803 यानी कि 18 क्या कहिएगा? 1803 में, ठीक है, ये बताना है 1803 उसमें दिया था। अब देखो इसका परिभाषा की बात करते हैं कि जब नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, तो जब दो तत्व संयोग करके, जब दो तत्व है, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है मान लो, ठीक है, इन दोनों तत्व का जब संयोग करके हम दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं उसको, एक या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। क्या करती है? वो निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। कहाँ करती है? आपस में। कहाँ करती है? आपस में। सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। कैसी होती है? सदैव सरल या गुणित अनुपात में होती है। मैं जानता हूँ कि परिभाषा से आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन आपको गारंटी कहता हूँ कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। पहला देखिए क्या कहता है। कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे भाई। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़े तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ देख लो, बढ़िया से देखोगे तब समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, पहले इसका गिनती से यानी कि काउंटिंग से देख लेते हैं। मान लो C अनुपात O के रूप में है। ठीक है, C अनुपात O के रूप में है। अब देखो यहाँ कार्बन के एगो है, एगो है तो एगो लिख लिया। ऑक्सीजन के एगो है, एगो है तो एगो लिख लिया। यहाँ कार्बन एगो है, एगो लिख लिया। ऑक्सीजन दूगो है, दूगो लिख लिया। यानी कि गुणित अनुपात का नियम ये कहता है कि पहला जो भी तत्व है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन दूसरा तत्व जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से नया पदार्थ का, नया यौगिक का निर्माण करता है, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान होती है। क्या होती है? एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान होती है, जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है। क्या करती है? वो दूसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान की संयोग करती है। ठीक है, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात कहलाती है। तो वही तो ये देखो, पहला तत्व जो है वो समान है, लेकिन जो दूसरा तत्व है वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पे द्रव्यमान के भी लेकर देख लोगे तो वही आएगा। द्रव्यमान में देखो C अनुपात O का क्या है? कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन एगो है तो उसका क्या हो जाएगा? 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। देखो यहाँ पे कार्बन एगो है तो कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन दूगो है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और 16 दूनी 32। तो वही तो कह रहा हूँ कि पहला बराबर लेकिन दूसरा भिन्न भिन्न होता है, उसी ही हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? देख लो ऑक्सीजन का भी देख लोगे ना तो इसका अनुपात निकल के आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे 32 है। इसको काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लें। चलिए दूसरा लेक्चर देखते हैं, मतलब कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेक्चर बोला गया, सॉरी। क्या है? दूसरा एग्जांपल कहता है कि सल्फर और ऑक्सीजन, जब सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? एस और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात है 1 2 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखो, एकदम बढ़िया से देखोगे। द्रव्यमान इसका, सल्फर का द्रव्यमान कितना आता है? सल्फर का परमाणु भार 32। ठीक है, सल्फर का परमाणु भार 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 1 ऑक्सीजन है तो 16 लिख दिए। सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 हो गया। सल्फर का
32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और 16 दिया 48। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि पहला वाला समान लेकिन दूसरा वाला भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसी का हम लोग कहते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। यहाँ देख लो ऑक्सीजन का 16 32 48, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ वाला सेम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको गुणित अनुपात का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो अभी तक परमाणु भार मैंने लेक्चर नंबर 1 में दिया था आपको याद करने के लिए, जो अभी तक याद नहीं किए हैं वो याद कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब इसको भी बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, घर पे जाइए मेरा लेक्चर देख करके आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद तब हमें बताइए कि हमें अच्छा लगा। ठीक है, तब आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि हमको ये गुणित अनुपात का नियम समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से हमें डीप से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। ओके, तो कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ओके, तो उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।